वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 5। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसमें हम मैक्सिमम अकाउंटिंग के बेसिक की बात करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम नई नई वर्डिंग्स भी सीखना स्टार्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स क्या होता है, डेब्टर्स क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। ये सारी चीजें सारी की सारी हम इस चैप्टर से बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने ठीक है रेस्ट लिया, ओके, बट अब आपको अवेयरनेस स्टार्ट करनी है, अदरवाइज आप अकाउंटेंसी में वीक होते चले जाओगे जितना आप लूजनेस दोगे। फर्स्ट ईयर इज नॉट रेस्ट ईयर, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो आपने देखा होगा हर एक सिस्टम के लिए, जैसे हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसी टाइप से हर एक के लिए कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। सेम एज अकाउंटेंसी में जो अकाउंटिंग के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम उनको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमने फीचर की बात की तो हमने यहाँ 3 कीवर्ड्स लिखे हुए है ना। तो कीवर्ड नंबर 1 क्लियर एंड इजी। जो भी हमारे अकाउंट हैं वो हमेशा क्लियर होने चाहिए और इजी होने चाहिए कि जिसको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट है बेस्ड अपॉन फैक्ट। जो भी आपके अकाउंट्स हैं, ठीक है ना, अकाउंटेंसी में वो सारे के सारे किसी न किसी फैक्ट पे बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सेल की थी 1 लाख रुपीस की और आप अपने अकाउंट में मेंटेन कर रहे हैं 1,50,000। ओके, जहां पर फैक्ट है 1 लाख का तो हमें ट्रांजैक्शन करना है ओनली फॉर 1 लाख। नेक्स्ट, इजीली यूज्ड। हम यहां पर कह सकते हैं जो भी आपके अकाउंट्स हैं वो आपके यूज में इजीली आए और रेगुलरिटी के साथ आ सके। ऐसा नहीं है कि हमने आज अपने अकाउंट्स मेंटेन कर लिए, आज का अपना काम निकाल दिया, उसके बाद हमें कल से कोई लेना देना नहीं, नो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। तो काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमारे पास 3 पॉइंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट और अजम्पशन, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस, ठीक है ना। तो यहां पर काइंड ऑफ अकाउंटिंग में केवल ये 3 काइंड्स हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑन अजम्पशन। अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अजम्पशन की तो फर्स्ट पॉइंट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। हम यहां से बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे, इसके ऊपर का हमें थ्योरेटिकली आप रट्टा मार सकते हैं, लेकिन अब जो मैं यहां से एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी नीड हमें कहां पड़ने वाली है अब अकाउंटिंग करने में, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, भाई बात करते हैं हम कि हमें अकाउंटिंग तो करनी है लेकिन कितने टाइम की करनी है, ये थोड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। आप कभी अकाउंट्स देखेंगे कहीं पे आपको 31 मार्च पे क्लोजिंग होगी, कभी 31 दिसंबर पे होगी, तो क्या होगा प्रॉब्लम, है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर बात आती है कि सर ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन मींस 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 1 ईयर, कितना। तो ध्यान रखिएगा जो भी मैक्सिमम अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो ऑन एन एवरेज 1 ईयर के अकॉर्डिंग क्लोज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बट आपको ये बात मैं क्लियर कर दूं कि कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हमें 1 ईयर में ही क्लोज करने हैं। अगर आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा हैं तो आप 6 मंथ पे भी अपने अकाउंट्स को क्लोज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। बट हम 1 ईयर क्यों लेते हैं, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर हमने जो भी प्रॉफिट और लॉस किया है या गेन किया है उसकी कैलकुलेशन के लिए हम 1 ईयर का टारगेट लेके चलते हैं कि भाई हमने इस साल में कितने का प्रॉफिट किया, अब नेक्स्ट ईयर का हम टारगेट नहीं हो अपना डिसाइड करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में आपका अकाउंटिंग ईयर
1 अप्रैल टू 31 मार्च भी हो सकता है एंड 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जब हम बात करेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की, तो यहां पर थोड़ा हमें ध्यान देने वाली बात होती है। हमें यहां ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वहां पर आप इस चीज को थोड़ा पढ़ेंगे मेरे साथ में। द कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। मीन्स जो हमारी बिजनेस एंटिटी है या हमारा जो बिजनेस है वो अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सर ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होगा? तो बेटा जो भी हमारा अकाउंट मेंटेन होगा वो ध्यान रखिएगा, वो ऐसा नहीं होगा कि आपने अकाउंट जो बिजनेस का बनाया वही उस बिजनेस के ओनर का अकाउंट हुआ। नो, ध्यान रखिएगा जो आपने अकाउंट मेंटेन किया वो केवल और केवल उस ओनर के बिजनेस का होगा। अब हम बात करते हैं कैसे। भाई आप यही तो कहेंगे कि सर हमने अपने बिजनेस का अकाउंट बनाया, क्या वो मेरा अकाउंट नहीं है? वो मेरा ही तो बिजनेस है, तो अकाउंट नहीं मेरे हुए। बिल्कुल, वो आप ही के अकाउंट हुए। लेकिन अगर हम बात करते हैं रतन टाटा जी की, वहां क्या होगा? उनकी कोई एक बिजनेस एंटिटी है या एक बिजनेस यूनिट है? नो। टाटा स्टील, टाटा स्पॉन्ज, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन, बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं, टाटा होटल्स, है ना। तो आप कितने बताओ, हर मान लो टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स में केवल टाटा मोटर्स के अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। टाटा स्टील की बात करेंगे तो केवल टाटा स्टील के अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। फिर उनकी ब्रांचेस हैं, हर ब्रांचेस का अलग मेंटेन किया जाएगा। इसलिए जो भी बिजनेस होता है वो अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मीन है कि जो भी आपका बिजनेस है वो हमेशा आगे इन फ्यूचर कंटिन्यूअसली रनिंग में रहेगा। गोइंग कंसर्न, चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। कैसे? ये चीज हमें कैसे समझ आती है? आपका कोई बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस के लिए एक लैंड परचेज किया, एक बिल्डिंग परचेज की, एक मशीनरी परचेज की। आपने लैंड ले लिया, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आपने जमीन खरीदी और उसके बाद हमें आज खरीदी है 1 साल बाद हटानी है, ऐसा तो नहीं होता। आप अपनी लैंड को कंटिन्यूअसली यूज में लेते हैं, सेम मशीनरी को यूज में लेते हैं, बिल्डिंग्स को यूज में लेते हैं। मींस आपका मानना यह है कि आपका बिजनेस चलता जाएगा लगातार, बंद नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मीन है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का। लेकिन हम बात करें अगर बिल्डिंग है या लैंड है या फिर हमारी मशीनरी है तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, असेट में लिख देते हैं और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाते हैं। क्या है ये चीजें, हम इसको धीरे धीरे समझेंगे आगे। नेक्स्ट पॉइंट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम उन ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर सकते हैं, जर्नल एंट्री बना सकते हैं जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सके। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या करेंगे, उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। जैसे समझते हैं थोड़ा। सपोज दैट आपने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली, आप गए, आप 20 टीवी, 10 कूलर, 5 फैन, 6 टेबल फैन, ये सारा का सारा परचेज करके आ गए। अब आप कहते हैं सर इसकी पोस्टिंग करिए। भाई कैसे करूं? नहीं हो सकती। लेकिन वहीं आपने कहा सर मैंने 3 लाख रुपीज अपने बिजनेस में लगाने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो मेरे दिमाग में आया कि आपने 3 लाख रुपीज की कैपिटल इन्वेस्ट की है और मैं इसकी फटाफट से जर्नल एंट्री बनाऊंगा। समझ रहे हैं ना? ध्यान रखिए। नेक्स्ट है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में फर्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज और रियलाइजेशन। मींस यहाँ पर हम बात करते हैं मेन पॉइंट जो रेवेन्यू जो हमें पैसा मिल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो बिजनेस में हमारे पास पैसा जो रोटेट हो रहा है उसमें जो रिसीव करेंगे हम कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है सेल बेसिस। तो हमें कहां से पैसा मिलता है? सेल से मिल सकता है भाई। कैसे मिल सकता है भाई? आपने अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर के बाद मार्केट में सेल करने जाओगे ना, जब आप सेल करोगे तो क्या होगा? तभी तो आपको पैसा मिलेगा। अच्छा एक चीज और हम समझते हैं, सपोज दैट 1 अप्रैल को आपसे आपका कोई परचेजर है, उसने क्या किया, उसने आपके पास एक सेल्स के लिए चिट्ठी भेज दी साहब, है ना। आजकल चिट्ठियां नहीं आती पर हम चिट्ठी में ही बात करेंगे। चलो चिट्ठी लिखी और आपको भेज दी कि मुझे मटेरियल चाहिए साहब, भेज दीजिए। 1 तारीख को आपके पास चिट्ठी आई बट आपने गुड्स कब भेजा? 5 को या 10 अप्रैल, ओके आपने भेजा। तो ध्यान रखिए अगर आपने 5 तारीख को गुड्स सेंड किया या अपना मटेरियल किस दूसरे को भेजा है तो आप 5 तारीख से अमाउंट लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उससे पहले आप डिमांड नहीं कर सकते। रीजन ये कि आपने ओनरशिप कब ट्रांसफर की है? 1 को लेटर आ गया तो आप नहीं मांग सकते क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। ओनरशिप गई है 5 तारीख को तो आप कब से मांगेंगे? 5 से। ओके नेक्स्ट पॉइंट है कैश बेसिस। भाई हो सकता है आपका कोई कस्टमर हो जिसने आपको बड़ा परेशान किया हो साहब, आपके पास वो आया कि भैया थोड़ा हमें टीवी चाहिए दे दो, है ना, और मैं पैसे आपको अगले महीने दूंगा। तो क्या आप दोगे? आप क्या कहोगे? भाई साहब बोर्ड पढ़ लो। वो बोर्ड पढ़ेगा क्या लिखा है? तो बोर्ड पे लिखा होगा पता क्या? आज नगद कल उधार। ठीक है ना। आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, आपका वो अच्छा कस्टमर नहीं है, उस सिचुएशन में आप कहेंगे आप पैसे दें और माल ले जाएं। ठीक है ना। इट्स कॉल्ड कैश बेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन बेसिस। प्रोडक्शन बेसिस की हम बात करेंगे तो प्रोडक्शन बेसिस में आते हैं अगर हम बोले तो कंस्ट्रक्शन या आप कोई गुड्स अपने यहां प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये है प्रोडक्शन बेसिस। आपने कहीं प्रोडक्शन किया उससे जो पैसा आप अर्न करेंगे वो आएगा प्रोडक्शन बेसिस रेवेन्यू में। ओके स्टूडेंट्स, अब आप रेगुलर अपनी अकाउंटेंसी की क्लास करें और नोट्स करें क्योंकि अब हम नेक्स्ट धीरे धीरे अकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना। ये क्लास कंप्लीट होते होते आपको अकाउंटिंग जो भी टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी है, हम उसके बारे में सीख जाएंगे। कॉन्सेप्ट के बारे में, अकाउंटिंग जो उसके वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, हम उनके बारे में सीख जाएंगे क्योंकि बार बार नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, ड्राइंग, कैपिटल और उसके बाद डेप्रिसिएशन, इन सब के बारे में भी हमें जानना है। तो इस क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा।